बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाज़रीन, ये एक ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और खारजी पॉलिसी की तारीफ कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मचा कर रख दी है। यहाँ पर बात नहीं खत्म हुई, बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीका पर इन्हिसार करने वाले दूसरे अरब ममालिक भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के बाद अब सेनेटर्स ने भी पार्लियामान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम तो यहां तक कह चुके कि अगर सूरत हाल तब्दील ना हुई तो कौमी असम्बली और सेनेट की रुकनियत भी छोड़ी जा सकती है। जानना यह बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर बढ़ती हुई सिफारती कामयाबियों के बाद क्या तहरीक इंसाफ का यह फैसला एक और सियासी गलती नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले 2014 में भी कौमी असम्बली की 34 सीटों से इस्तीफे दिए थे, जिन्हें उस वक्त के स्पीकर ने मंजूर नहीं किया, और 2015 में पीटीआई असम्बली में वापस आ गई। तो क्या मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है। दूसरी तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान किया, वहीं पर 20 सितंबर को मिशन नूर मनाने का फैसला भी किया गया है, जिसमें अवाम से अपील की गई कि लोग इस निजाम के खिलाफ अपनी छतों पर खड़े हों और अजानें दें। जानना यह जरूरी है कि कैसे वक्त में जब अदालतों से भी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या इस तरह के टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई स्पेस बनाने में कामयाब हो सकती है। याद रहे कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ये कहती हैं कि अडियाला में बैठे शख्स को यह मालूम ही नहीं कि बाहर दुनिया तब्दील हो चुकी, इमरान खान अब किस्सा पारीना बन चुके और पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है। इस बारे में कितनी हकीकत है, मौजूदा सियासी और अदालती निजाम के ऊपर के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। मैं उनको वेलकम करूंगी। माहिर कानून फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने कुछ वक्त हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले तो चौधरी साहब ये बताइए कि सियासत दो अतराफ पे हो रही है। एक वो सियासत है जो पीटीआई या मैं को इमरान खान साहब कर रहे हैं, एक वो सियासत है जो पूरा निज़ाम तमाम सियासी जमातें मौजूदा हुकूमत कर रही है। शतरंज की इस बिसात के अंदर किसका पलड़ा इस वक्त भारी है मौजूदा हालात में? देखिए, इस वक्त अगर एक अमली तौर पे जायज़ा लिया जाए तो सिस्टम मजबूत नज़र आता है, स्पेशली जो रिसेंट एक हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया और हमारी फोर्सेस के दरमियान। एंड क्रेडिट गोज़ टू द लीडरशिप ऑफ आर्मी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का ये सारा है, और उन्होंने इसको अपनी जो एक बदलती हुई दुनिया की सूरत हाल है उसमें उनको रेलेवेंट किया है। सो ये कहना कि वो रेलेवेंट नहीं रहे ये तो गलत बात होगी। जो पीटीआई के पास जो इस वक्त प्रॉब्लम ये है, और आपको पता है, मैं तो बड़ी अरसे से कह रहा हूँ कि इनके पास सियासी हिकमत अमली नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि इमरान खान साहब रेलेवेंट हैं बहुत ज़्यादा, अभी भी वो बहुत पॉपुलर हैं। मरियम नवाज शरीफ जो मर्ज़ी कह लें, अभी भी अंग्रेज़ी में कहते हैं कि द पब्लिक इज स्पिटिंग ऑन यू एंड यू आर टेलिंग द पीपल इट्स रेनिंग, कि लोग जो है वो आप पे थूक फेंक रहे हो और आप कह रहे हैं बारिश हो रही है। ऐसे नहीं है। बात यह है कि आप अभी भी नून लीग जो है और जो इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी तो खैर मौजूदा सारी डील से ही रेलेवेंट है। आपने देखा, उनको तो पता ही नहीं, वो तो चाइना में बिजनेस टूर पे गई हुई है फैमिली, और पीछे से इतना हिस्टोरिक मामला हो गया है, तो पीपल्स पार्टी इज सीम्स के उनको भी कोई पता नहीं है। लेकिन जो मुल्क के बाहर एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जो ज़रूरत प्रॉब्लम यह है कि मुल्क के अंदर एक खल्फशार है, सियासी इंतशार है, और इस चीज़ को, ये चीज़ ऐसे नहीं ख़त्म होगी। देखिए, बाहर जब तक आप मुल्क को अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बाहर से हेल्दी नज़र आने वाले लोग भी अगर उनकी आप सेहत को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, और पाकिस्तान जो इतने हिस्टोरिक लीप ले रहा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, दो कि इसका इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस पे गौर करना ज़रूरी है। ज़ाहिर अमेरिकन विल नॉट बी हैप्पी कि मतलब आप उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अगर उन्होंने देखा है तो उसका भी एक देखना पड़ता है ना, फिर बंदा को क्या है। तो आपको अंदरूनी तौर पे जो कमज़ोरियाँ लाहक हैं, आप सियासी इंतशार से
खलफशार से तो बचना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, गवर्नमेंट का हमेशा से फर्स्ट डे से ऑनवर्ड आज तक यही स्टांस रहा है कि हम कामयाबियां समेटते चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे हैं या ऐलानात कर रहे हैं तो उससे ऐसा लगता है कि शायद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जो हम कहते थे पहले बिल्कुल अर्ली डेज़ के अंदर कि जी हुकूमत को डेंट डल गया या डेंट डाल देंगे या डेंट पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगता है कि उस फेज़ से गवर्नमेंट निकल चुकी। देखिए, डेंट डालने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने अभी जो रेफ़र किया कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। अब इशू ये है कि आपको सियासी फैसले ज़रा जज्बात पे तो नहीं लेने ना। ये जज्बाती फैसला है, डेफिनेटली जज्बाती फैसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बंदे तो 5 अगस्त को भी नहीं निकाल सके, वो तो कह रहे हैं स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी भी जज्बाती स्ट्रैटेजी होती है ना एक। देखिए, मिसाल के तौर पे ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब का बयान अंदर से सख्त आता है। फैमिली में से आपने कोई बंदा देखा है जो इस लड़ाई को, अदलिया से लड़ाई को, मीडिया से लड़ाई को, हुकूमत या दूसरे इदारों से या दूसरे अफराद से, सियासी जमातों से लड़ाई को कम करने की कोई रोल कर रहा है? नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे एक चीज़, और फिर वो मौके भी आए थे। 26 नवंबर को भी एक मौका था, उस वक़्त भी एक जज्बाती बातें, और यही वजह है कि जब हम जैसे लोग जाके बात कहते हैं कि सर पॉलिटिकल वे आउट करना चाहिए, तो बातें पसंद नहीं आती हैं बहुत सारे लोगों को। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के पास जो लीडरशिप है या इमरान खान साहब को, क्योंकि ज़रा फीडबैक ये देते हैं, तो उनको कोई सियासी हिकमत अमली तो है नहीं। अगर एक सवाल करूँ, उम्मीद है कि आप उसका बुरा नहीं मानेंगे चौधरी साहब, आपके माशाल्लाह सारे बरादरी के ये सारे वकला हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं कहूँगी लीड भी कर रहे हैं और डील भी कर रहे हैं। जब आप लोग अदालत में खड़े होते हैं तो वहाँ तो कोई आप लोग जज्बात से फैसला नहीं लेते, वहाँ तो एक स्ट्रैटेजी के तहत आप चल रहे होते हैं, अपने केस को डील कर रहे होते हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये वकला जब पीटीआई जैसी पार्टी को, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर लीड कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पर जज्बाती फैसले ले लेते हैं, यहाँ पे फिर कोई स्ट्रैटेजी? उसकी वजह कि सियासत नहीं आती ना, सियासी लोग नहीं है। ये वकील भी कभी, वकील और सियासतदान एतजाज़ हसन का कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है। ऐसा नहीं होता कि कामयाब सियासतदान भी और कामयाब वकील भी। खान साहब को समझने में गलती हो गई? नहीं, खान साहब को देखें ना, खान साहब का तो एक ही सदलाल है कि और किसको लगाऊं, बंदा तो है कोई नहीं। उनके पास भी टीम, ये भी तो बात ठीक है ना। आप गुजारिश जैसे आपने एक कोई मिशन नूर है, अब मैंने सुना उनके बारे में, तो अब देखिए ना, यकीन मानिए इससे बेवकूफ़ाना कोई बात हो सकती है। यानी आप कह रहे हैं जी कि ये, उससे क्या होगा भाई? आप असम्बली से इस्तीफ़े देंगे, आप बंदे निकाल नहीं सकेंगे। देखिए, पॉलिटिकली होता ये है कि अगर आप, जब प्रेशर होता है, तो क्या प्रेशर है, आपके लोग आपके साथ निकलते हैं, फिर एक चेंज आती है। बंदे तो आप निकाल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप इनकी जाती नहीं है। ये तो सारे वीडियो ग्रुप है ना, ये तनकीद नहीं है, ये हक़ाइक़ है। आप मुझे बताइए कि जब लोगों, कारकुनान ने 26 नवंबर को अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी, शहादतें हो गई, उस पर आप बिल्डअप नहीं कर सके। और मैंने इमरान खान साहब से ये अर्ज़ किया था, मैंने कहा सर आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत रेलिवेंट हैं, आपकी पार्टी में लोग नहीं हैं, आपकी तंजीम नहीं है, तहरीक चलती है, तंजीम से तहरीक चलाने के भी कोई मौके होते हैं। अब कोई इवेंट हो, उधर से आप इतना हिस्टोरिकल मुआहदे कर रहे हैं, इधर से आप ये कर रहे हैं, इसका इफेक्ट नहीं होगा। टाइमिंग होती है, मतलब 26 नवंबर को अगर आपने इस्तीफे दिए होते या उसमें बाद, उसमें एक वजन था। अब आप देख लें, यहाँ तो एक सूरत बन सकती है क्या कि मुत्तहिदा अपोजिशन सारी, मौलाना साहब ये, हाँ, अगर वो सारे इस्तीफे थे, दैट कैन डैमेज। नहीं, ये तो सिर्फ पीटीआई हमें, तो फिर पीटीआई अगर इस्तीफे देगी तो इतने मजबूत सिस्टम में तो रिप्लेस हो जाएंगे। क्या करेंगे अगर इस्तीफे ही दे के बंदे आपसे निकलने नहीं है, बंदे सड़कों पे आने कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं एहतजाज एक हम रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। तो रिकॉर्ड हो गया, एहतजाज रिकॉर्ड कराना और अपना हाथ काट के देना में फ़र्क होता है। हाथ काट रही है पीटीआई सारे। बात सुने ना, आप सिस्टम के अंदर रहे हैं तो सिस्टम से बाहर निकलने की भी टाइमिंग होती है ना। देखिए, उस वक्त जब नेशनल असम्बली से रिज़ाइन किया था अपना इमरान खान साहब अदम एतमाद के बाद, फिर पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ी, जो कि मैं उसके हक में नहीं था। बहुत सारे लोगों ने खान साहब से कहा था कि गलत फैसला। लेकिन खान साहब का इसमें इस्तदलाल ये है कि हम जहाँ पे पहुँचे हैं, हम वहाँ पे ना पहुँचते, क्योंकि कश्मीर और जीबी में हमारी 2/3 की हुकूमतें थी, दोनों फारग हो गई। बिल्कुल, पंजाब में एक पे था और उन्होंने कहा कि ये सारे बंदे हमारे तोड़ लेते, और वो जो एक रेजिस्टेंस जो है वो तो वहाँ से शुरू हुई ना।
जो असम्बलियाँ तोड़ने से, जो एक आपने सिस्टम को चैलेंज किया, इस वक्त मेरा ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में टाइमिंग सही नहीं है। ये करने की टाइमिंग सही नहीं है। ये करने की टाइमिंग सही नहीं है, इवेंट कोई नहीं है। देखिए ना, पॉलिटिक्स होती है इवेंट्स के ऊपर, आपने डे टू डे इवेंट्स देखने होते हैं। डे टू डे आज आप देखिए कि पीटीआई की जो जजेस की जो वहाँ पे, जो कि बतौर वकील मेरे लिए बड़ा एक सैडनिंग डे है, बड़ा डिप्रेसिंग डे है। यानी मेरे जजेस जो हैं वो पिटिशनें फाइल कर रहे हैं, वकला एक दूसरे से, दोनों तरफ के वकला मेरे भाई हैं, एक दूसरे के हम दस्तों गिरबान हैं। तो मैं तो खैर कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये बात, इसको किसी जगह ख़त्म किया जाए। तो वाजिद गिलानी साहब भी मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, दूसरे दो अहबाब जो हैं वो भी मेरे भाइयों की तरह हैं। सो आई डिड नॉट लाइक इट। तो और फिर आप देखिए ना कि आज का जो इवेंट है वो जुडिशरी का इवेंट है। आज के जो, अगर हम मीडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें, अब उस चीज़ को लेके अभी तक सैलाब में आप वहाँ पे कवर करते रहे हो। आप मुझे बताएं, जितनी डेवस्टेटिंग सिचुएशन वहाँ पे है, एक सियासी जमात जो है वो ना 340 अरब रुपए के चीनी स्कैंडल पे कोई अपना बिल्डअप कर सके, ना शातों पे बिल्डअप कर सके, ना पुअर हैंडलिंग ऑफ फ्लड पे कर सके, ना आप कोई ऐसी चीज़ ला सकें रोज़ाना। ये काम होता है, ये एक एफर्ट होती है रोज़ाना। सिर्फ आप जाके ये कहें कि अदालतों के बाहर बैठ जाएं या अडाला जेल के बाहर, आप बिल्कुल होना चाहिए। अडाला के बाहर भी वो लीडरशिप नहीं नजर आती। वो तो बहनें ही है ना, वो तो फैमिली है, वो उन्होंने तगोदो करती हुई नजर आ रही हैं बहनें। हाँ, बाकी तो आपने कभी नहीं देखा होगा। आप मुझे बताएं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हुई। मैंने जनरल सेक्रेटरी साहब का ट्वीट पढ़ा है, सदीक जान को जवाब देते हैं, उन्होंने कहा जी मुलाकातें हो रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप कैसी बात, हमारे पास तो ऐसी कोई मसला नहीं है कि मुलाकातें हो रही हैं। हमें तो फिर मुझे बताएं कि नैरेटिव है क्या, कि पीटीआई का नैरेटिव क्या है? जनरल सेक्रेटरी साहब कुछ कह रहे हैं, पीटीआई कुछ कह रही है, तो फिर हम जैसे वर्कर तो कंफ्यूज ही रहता है ना कि हो क्या रहा है। अभी आपको नहीं लगता चौधरी साहब, वर्कर या सपोर्टर खान साहब का, मैं कहूँगी आज भी खान साहब के साथ तो है, लेकिन अगर पीटीआई एहतजाज की बात करती है, कोई इस किस्म का इवेंट क्रिएट करती है, तो मेरे ख्याल में लोगों के मूड अप स्विंग हो चुके हैं। एटलीस्ट अभी जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुई है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि मूड स्विंग चला। ये सब कुछ डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसीलिए अलवी साहब ने और जुल्फी ने ट्वीट्स भी किए इसके हक में। जो सियाने लोग हैं वो तो यही करेंगे ना। इशू ये है कि इस वक्त आप इकॉनमी जो है वो एक सीरियस इशू है, बहुत बड़ा इशू। हाँ, और ये इस हुकूमत की शुरू दिन से कोशिश यही थी कि हम उस तरह से किसी से पैसे ले लें या कोई जिस तरह से एक एफर्ट होती है, तो अगर वो मैच्योर हो जाती है तो फिर मूड स्विंग होगा। इस वक्त लोगों का मूड स्विंग, अगर आप ये कहना कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के देखें, हाँ। जितना फिर भी इमरान खान है, उसकी वजह कि लोगों के दिल धड़कते हैं उनके साथ। हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये आप, और फिर एक दफ़ा जब ये पॉलिटिकल मूड स्विंग हो जाता है ना, उसको बैक स्विंग करते हुए 15 साल लगते हैं। अब यही तो एक ये भी एक आप समझें कि पॉलिटिकल एक्यूमेन या स्टेट्समैन होने का या स्टेट क्राफ्ट का भी एक एक्यूमेन का इम्तिहान ये है, जो लोग इस निज़ाम को चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं, कि वो अंदरूनी तौर पे कितनी इसको सिस्टम को मुस्तहकम कर सकते हैं। नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो समझ दें कि जी हम ये मामलात को मुस्तहकम कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर है कि कोई और से काम कर लें। इनके साथ लोगों की एक डिसलाइकिंग है दोनों जमातों के साथ, क्योंकि 40-40 साल दोनों ने करके। लेकिन जो मौजूदा पीटीआई के लोग हैं उनके साथ भी तो कोई मोहब्बतों की पींगे नहीं बढ़ाई ना लोगों ने, क्योंकि मोहब्बतों वाला काम नहीं हुआ। पीटीआई में तो सिर्फ इमरान खान की ज़ात है ना, उन्हीं के साथ लोग मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनके दिल पूरे वर्ल्ड ओवर उनके साथ धड़कते हैं। लोगों की जो सपोर्ट है ना दिल से, आज भी वोट आप इलेक्शन करा लें, अगर रिगिंग के बगैर इलेक्शन ये जीत नहीं सकते। ये वहाँ पे अपना अगर आप सिर्फ पीटीआई को, आम वर्करों को जल्द से जुलूस करने की इजाज़त देते, पूरी लीडरशिप को इन्होंने कॉन्विक्ट कर दिया है ना जी पूरे, और अभी भी ट्विटर अकाउंट बंद करने के चक्करों में। हाँ, कहा जा रहा है आप आज हमारी वहाँ पे पेशी थी जीएच गमला केस में जी। वहाँ पे दोनों तरफ से पुलिस, 4 जगह तलाशियाँ, भां करते, उधर बंदा भी कोई नहीं, गाड़ियाँ भी नहीं खड़ी करने देते। ये आप सिर्फ कि इमरान खान से कोई तस्वीर या वो ना आ जाए या बात ना बाहर आ जाए या उसकी आवाज़ ना आ जाए। एक तासुर ये भी है तो आप कि मुझे बताएं कि 2.5 साल बाद भी ये हालात है, तो कौन सा किस्सा है पारीना। तो गुजारिश ये है कि ये बातें सोचने की होती हैं। इसमें पीटीआई को
खान साहब को जब तक पॉलिटिकल लोगों की एक्सेस नहीं कराएंगे ये लोग, वहाँ पे ये इस किस्म के झोल वाले फैसले आते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो जाते हैं, मैं नाम नहीं लेता, इनमें से किसी की जरूरत ही नहीं है कि इमरान खान साहब को के सामने को बात कर सके, सच कह सके या कोई बात नहीं, कर सके। नहीं कर सकते ना। दे आर, एक तो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, दूसरी बात है कि खान साहब का एक स्टांस होता है जिसको ये जो उनकी पॉलिटिकल, खान साहब को पॉलिटिकल लीडर इतने तो नहीं है ना, वो तो देखें ही इज़ अ लीडर, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, सब फ़र्क होता है। ही इज़ अ रिफॉर्मिस्ट, उनकी एक अपनी इनकलाबी सोच है। जो उनकी पॉलिटिकल टीम थी, शाह साहब थे, फवाद साहब थे, असद उमर साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, या दूसरे अहबाब थे, एक पूरा टीम होती है ना पॉलिटिकल टीम जो आपको एडवाइस करती है। आप मुझे बताएं कि असद कैसर और उनकी एक्सेस नहीं होगी। हाँ, पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल लोगों की, अगर अली अमीन को आप नहीं मिलने देंगे, हाँ। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे ट्वीट ऐसी आती है वैसे थी। लोगों की एक्सेस दीजिए। मुझे आप बताइए कि जब एक दफ़ा असद कैसर ये अपने चेयरमैन साहब, हमारे बैरिस्टर साहब, गौर साहब, इसके अलावा और पॉलिटिकल लोग, ये वहाँ पे 2 दफ़ा गए, और शायद वो जलसा कोई था जिसकी टाइमिंग इन्होंने राइट लेफ्ट में 26 नवंबर वाले की, उससे पहले इन्होंने मिलने नहीं दिया, नहीं मुलाकात हुई। अब वहाँ पे फिर इससे मुझे तासुर ये मिलता है कि वहाँ पे कोई लोग हैं जो स्क्रिबिंग को कम नहीं होने देना चाह रहे, वो चाहते हैं ये बढ़ती रहे। अब ये इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर इतना हाई है। इस मामले में कभी देखा है कि आपस में भी कहीं ना कहीं कोई तलखी आ रही थी पीटीआई के अंदर से, पॉलिटिकल लोगों की, अंदर के लोगों के साथ पीटीआई की 9 लड़ाइयाँ हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहली लड़ाई है पार्टी के अंदर, कोई एक दूसरे को बिल्कुल देखना नहीं पसंद करता, सारे अपने आप। दूसरा आप मुझे बताइए कि पीटीआई की अपोजिशन में किस जमात से बनती है, पीटीआई में पार्लियामेंट से किस जमात में बनती है। 3 लड़ाई होगी, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, हुकूमत से लड़ाई, पुलिस से लड़ाई, जुडिशरी से लड़ाई, मीडिया से लड़ाई, हैं जी। बातचीत नहीं हो सकती? नहीं, बातचीत के भी तरीक़ेकार ये नहीं है, तरीके वो तो तीसरा फैक्टर आएगा। महमूद खान अचकज़ई को लगाया था आगे जी, वो भी अपना एवापोरेट होता जा रहा है। बड़ा इख्तलाफ हुआ था अंदर वो भी बात ठीक नहीं है। देखिए, महमूद खान साहब बहुत काबिल एहतराम आदमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते पीटीआई पूरी 82-83 बंदों को, ये एक फिर नालायक जो क़यादत है, या तो फिर क़यादत को हटाएं। अब ये तो नहीं हो सकता कि अब जुनैद अकबर जो एक वर्कर आदमी है, जी। पूरी एफर्ट लगाई है उसने, अब लेकिन वो गरीब आदमी है, वो एक आम मिडिल क्लास का आदमी, वो नजरियाती कारकुन है। अब आप उसको नहीं कोई रेफर करेंगे तो फिर लोगों की तो दिल शिकनी होती है। आप महमूद खान साहब हैं एक सीट के, यानी कि आप इंडोर्स कर रहे हैं वो जो पीएसी वाला मामला था, ये जुनैद अकबर साहब के इस्तीफे का मामला था, इसके अंदर कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई बंदा काम कर रहा था ना, अब पता नहीं खान साहब को किसी ने बताया होगा। मैं हैरान रह गया जब वहाँ पे मुझे खान साहब ने कहा कि वो मौलाना फजल रहमान साहब तो ये और वो, मैंने कहा जी आपको पता है कि वहाँ पे असल सूरत हाल क्या हुई थी। वो 3-4 मुतालबे असद कैसर को भेजे। उस वक्त गौहर की और सलमान की मुलाकातें होती थी, और कामरान मुर्तज़ा साहब ने बाद में मुझे बताया कि मैंने उनको कहा कि भाई जो हमारे मुतालबात हैं उस पर तुम लोग कह रहे हो कि खान साहब एग्रीड है, तो हमें मैसेज कर दें ताकि हमने अपने लोगों को बिल्कुल कन्विंस करना है, ठीक है। ये वहाँ पे तो कर नहीं सके। मैंने कहा सर बात ये है कि आप अपने जो लोग हैं, दूसरा फिर इनको एम्पावर भी करें आप। ये अंदर से बैठ के बाहर तो नहीं रन किया जा सकता। चौधरी साहब, आप पे भी वैसे तो इल्ज़ाम लगता होता था, जब मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले सिर्फ मुलाकातें ही हमें पता चलता था फैसल चौधरी साहब की खान साहब से हो रही हैं। मैं तो आज भी कर लूँ, अब मैं जाता इसलिए नहीं हूँ कि ये फिर बाद में वो जो असल चीज़ है वो आपके ऊपर बहुत सारे मामला मातम शुरू हो जाता है। मेरा बात है कि खान साहब की बात शुरू हो ना, बात तो खान साहब की होनी है, मेरी तो ना हो तो मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। खान साहब की बात अगर मैं जाऊँ तो आप मुझे मौजू बना लें तो खान साहब का कॉज जो है वो दब जाएगा और फैसल चौधरी सामने आ जाएंगे। तो फिर मैं जो उनका वेल विशर हूँ तो मैं तो घर में भी बैठ के दुआई करूँगा ना कि भाई अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन अगर कहीं पे किसी को ये शक है कि दुरुस्त बात इमरान खान साहब तक नहीं जा रही, तो फिर चौधरी साहब आपका जाना तो बनता है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए मेरी बात सुने, जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं ना इस वक्त खान साहब के साथ, वो उन्होंने जब हम थे तो हम स्मूथली काम करा रहे थे। मुलाकातें फैमिली की हों, मुलाकातें वकला की हों, सियासी क़यादत की मुलाकात रुकी हुई थी, वो हमने बहुत कोशिश की, एक मुलाकात में करवा सका, नहीं हो सकी। ठीक। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे जाके जो भी किया, उनके अपने दुख दर्द होंगे, अपने पेट से आपे होंगे। अब ये नहीं हो सकता। देखिए, मैंने ना कभी कोई फीस चार्ज किया किसी से, मेरा तो इमरान खान से एक बहुत ताल्लुक़ है।
मैं उनके लिए, मैं टके टके की बातें ना मैं किसी और से सुनता हूँ, ना मेरा ये मिजाज है, ना मेरा ये म्यार है। ठीक है जी, ये बात गलत बात है कि आप जाएं अपना अपना एफर्ट भी लगाएं, टाइम भी लगाएं अपनी नीयत से। और ये सर मुझे तो छोड़े, मैं तो किसी ओहदे का उम्मीदवार भी नहीं हूँ। ये बेचारे जो जिन्होंने अपने घर, अपनी फैमिलियाँ, अपनी बिजनेस अपने तबाह करवा लिए, ये उनको, ये शाह महमूद कुरैशी को नहीं बख्शते बेचारा 2 साल उनके ऊपर भी काफी। आप मुझे ये बताएं ना, यहाँ पे एक पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम के अंदर जो अली अमीन गंडापुर साहब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो पार्टी को अंदरूनी लिहाज से कितना नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि इस वक्त इख्तियार की बात करें, ताकत की बात करें, तो वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास ही मौजूद है एज अ CM, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं, जितना इख्तियार और जितनी पावर आप समझते हैं ना, ये बाकी लोग समझते इतना है नहीं उसके पास। अच्छा, देखिए हमारे खामखा के इल्जाम नहीं, देखिए आप, हम कोई ओस्लो में तो नहीं बैठे हुए ना, या हम कोई कोपनहेगन में नहीं बैठे हुए, पेरिस में नहीं बैठे हुए। यहाँ की हालात के मुताबिक ही आपने सियासत करनी है। अगर वो करने देंगे तो आप कर लेंगे, नहीं करने देंगे तो ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से गहरे रहे, कभी फौजी ताउन की शक्ल में, कभी माली मदद के जरिए और कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे की हिमायत की सूरत में। लेकिन इस बार जो हुआ वो महज एक रस्मी ताउन नहीं है, बल्कि एक बाकायदा दिफाई मुआहिदा साइन किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब दोनों मुल्क सिर्फ जज्बाती या वक्ती बुनियादों पर नहीं, बल्कि इदाराजाती और स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। मुआशी बहरान, सियासी कशमकश और आलमी तन्हाई के बयानिए के बीचों बीच एक ऐसा मुआहिदा पाकिस्तान के हाथ लगा जिसे न सिर्फ दुनिया तस्लीम कर रही, बल्कि इसे इस्लामाबाद के लिए एक नया सिफारती कार्ड भी माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीब आना क्या सिर्फ एक इलाकाई दिफाई ब्लॉक का कयाम है, या इसके पीछे कोई बड़ी आलमी खेल के बारे में भी बाज़गश्त है? ये सवाल उठने की वजह यह भी है कि ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब अंदरूने मुल्क तहरीक इंसाफ भरपूर अपोजिशन करने का इंदिया दिया रही है। यानी एक मुल्क को खारजा महाज पर कामयाबी मिल रही है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी महाज पर सियासी तकसीम कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही है। ऐसे में यह जानना बड़ा अहम है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुआहिदे के मुमकिना फवायद को महदूद कर सकता है, या फिर यह सिफारती फतह हुकूमत को एक नया एतमाद देगी कि वो इमरान खान की मकबूलियत के चैलेंज का मुकाबला कर सके। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जाहिद हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत बहुत खुश है और अवाम का एक बड़ा हिस्सा बहुत खुश है, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक इस नए एग्रीमेंट से बहुत खुश हैं, गो कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ। आपके नज़दीक पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है? देखिए, इसको थोड़ा सा दूसरे उसमें देखें ये ठीक है, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक ताउन पहले से रहा है, उसमें एक लिहाज से उसको जो फॉर्मलाइज किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के इससे पहले कोई ताल्लुकात या पहली दफ़ा जो है इस किस्म का कोई मुआहिदा हुआ है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है, उसकी एक बुनियादी जो चीज़ थी वो हमेशा से एक दफाई ताउन था, और ये अभी की बात नहीं, 1960 से चली आ रही है। 1982 में आपको याद होगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान की फ़ौजें वहाँ पे गई थी। जब भी सऊदी अरेबिया को कोई सिक्योरिटी के मसाइल का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तानी फ़ौजें वहाँ भी थी। अभी भी देखा जाए तो तकरीबन 1500 से लेकर 2000 जो है पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे मुकीम है। एक वक्त में ये भी था कि तकरीबन जब वहाँ पे सूरत हाल ये थी गल्फ वॉर के ज़माने में, तो तकरीबन एक पूरी ब्रिगेड वहाँ पे मौजूद थी, और इस लिहाज से देखा तो एक
हमेशा से एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान कि कभी भी जो है अगर सऊदी अरेबिया के कभी सिक्योरिटी को ख़तरा होगा तो उसमें पाकिस्तान की उसमें एक्टिवली उसकी सपोर्ट करेगा। अब ये जो अभी जो बात आ रही है उसको हम थोड़ा सा तनाजुर में देखें। हम इसको मतलब ठीक है कि इसमें एक अहम मुआहदा हुआ है और इसकी नौइयत जो है वो खासी एक सिग्निफिकेंट इस बात पे आती है कि इसमें एक तो है कि ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री सूरत की एक हैसियत है इसकी। दूसरी बात ये है कि इसमें एक क्लॉज जो ऐड हुआ है वो खासी एक जिसमें ज़्यादा उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। वो ये था कि उसमें ये कि दोनों मुल्कों में से किसी एक पे भी हमला होगा तो दोनों मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा। और ये जो एक ऐसा क्लॉज है जो कि आमतौर पर जैसे नेटो की जो है दरमियान के ममालिक के दरमियान भी तकरीबन यही बात आती है कि अगर किसी एक मेंबर मुल्क पे हमला होता है तो समझा जाता है कि पूरे इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर उन पे हमला है। तो एक लिहाज से एक मुतदा जिसको कहते हैं कि या मुआहदा जो है डिफेंस का एक उन पे जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसमें ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सफारती, इसको हम इस तरह से नहीं देखें उसको कि बहुत बड़ी सफारती जो है उसमें कामयाबी हो गई है या पाकिस्तान की फतह हो गई। देखें एक और इसका पस मंज़र है तमाम चीज़ों का। ये जो है जो दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया की, एक तो उसमें अगर जैसे कहा जाए उसको तनाजुर में देखना चाहिए। वो ये है कि मिडल ईस्ट की बढ़ती हुई एक जो कशीदा सूरत हाल है उसका सबसे बड़ा ये चीज़ बन के आती है कि वहाँ पे इजराइल की जारियत जो है बढ़ती जा रही है और गाजा में इजराइल की जंग या जेनोसाइड वॉर जिसको कहते हैं वो जो है उसको 2 साल हो चुके हैं और अब इसमें एक और नई शिद्दत आती जा रही है। लेकिन इसमें सिर्फ ये बात नहीं थी कि वो गाजा तक इसके इजराइल की कार्रवाइयाँ जो है महदूद रही हैं। इस अरसे में हम देखें कि 6 मुल्कों पे जिसमें आखिरी जो है वो कतर पे भी जो है वहाँ पे इजराइल की जारियत हुई है। और ये जो है इससे पहले जो है अगर आप देखें तो लेबनान पे बॉम्बिंग करके उन्होंने खासा एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया इजराइल ने। और वहाँ पे जो हिजबुल्लाह के जो जितने भी ईरान थे उनको ख़त्म किया। उसके बाद सीरिया के अंदर देखा जाए तो सीरिया में एक काफ़ी इलाका जो था उनके कब्जे में इसराइल के पहले भी था, लेकिन हालिया महीनों में हम देखते हैं कि उसमें जो है एक और उसको एक्सपैंड किया है इसराइल ने। उसके साथ जो है वो ईरान पे और यमन पे एक तसलसल के साथ हमले हुए हैं। और ख़ासतौर पर जो आखिरी हमला इसराइल ये ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में हुआ उसमें जो है बाकायदा अमेरिका की हिमायत के, अमेरिका की एक्टिव सपोर्ट, बल्कि अमेरिका भी शामिल रहा उस अटैक में। अब जो है सबसे जो एक लिहाज जिसको कहते हैं कि एक ट्रिगर पॉइंट जो बन के आया जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दोहा समिट भी होती है, वो थी कतर पे इनके एक हमला इजराइल का। और वो इसलिए भी एक लिहाज से बहुत ही ये तशवीशनाक सूरत हाल थी कि कतर जो है इससे एक उसकी न्यूट्रल हैसियत थी और 2 साल से मुस्तकिल जो है उसका एक रोल जो है मीडिएटर का रहा है कि ताकि एक सीज फायर करवा सके और इजराइल और जो भी दरमियान हमास की बातचीत होती थी वो वहीं पे होती थी। सर कतई कलामी की माफ़ी सर मुझे ये बताइएगा कि आप भी ये समझते हैं कि कतर के ऊपर इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया दर हकीकत उसके पेश नज़र ये मुआहिदा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है? गो के पाकिस्तानी हुकूमत ये कह चुकी है कि हम बहुत अरसे से इस मुआहिदे की तरफ चल रहे थे, काम चल रहा था, लेकिन अब ये कतर के बाद ये एग्रीमेंट नहीं किया गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि पेशरफ्त कतर पे हमले के बाद हुई है? नहीं, देखिए इसको ये बात सही है कि एक दिन में मुआहिदे नहीं होते हैं इस किस्म के कि ये कहा जाए कतर के तो हमले हुए मुश्किल से 10 दिन हुए हैं और ये उसके 3 दिन बाद जो है मुआहदा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है वो कतर का हमला ट्रिगर पॉइंट थी सॉरी की वजह ये मुआहदा है इसकी वजह थी। देखिए इसमें मैंने जैसे तसलसल के साथ जो है हालात ख़राब हो रहे थे और ये बात तशवीशनाक थी कि इजराइल जो है वो रुक नहीं रहा था। ग्रेटर इजराइल का जो है मंसूबा जो है वो उसको बाकायदा वहाँ की राइट विंग गवर्नमेंट करती थी, तो वो जो थे एक लिहाज से जो इसमें सिक्योरिटी के थे वो बढ़ते आ रहे थे। दूसरे एक और भी पस मंजर में ये बात आती है। देखिए कतर का तो अभी हुआ है वाक़या, इसका मतलब ये नहीं था कि उस दिन रातों रात जो है कोई मुआहदा हो गया और इसकी तैयारी पहले से होती है। और दूसरा एक और बात भी आती थी कि इसमें अब तक जितने अरब ममालिक हैं उनका तमाम सिक्योरिटी का दारोमदार अमेरिका पे है और रहा है। और देखें जितने ममालिक कतर को देख लें, कतर सबसे बड़ा अमेरिका का अड्डा है जिसमें 10,000 अमेरिकन फौजी भी हैं।
उनके तमाम जो है इवन एयर डिफेंस जो इनका सिस्टम है वो भी अमेरिका कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो है सऊदी अरेबिया में उनके एक बेस है, उसके अलावा जो है यूएई में, बहरीन में और कुवैत में जितने ममालिक को आप गिना दें वो सब के सब जो है वो अमेरिका के एक मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। और इसका ये भी था कि ख्याल कि जो है वहाँ की सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो अमेरिका के पास थी। लेकिन हमने हालिया पिछले 2 साल में ये अरब ममालिक में देखा कि उनकी सिक्योरिटी जो है जब इसराइल पे जब कार्रवाई होती है तो फिर अमेरिका जो है वो उस पर मदद नहीं कर सकता है, ना करने का है, क्योंकि इसराइल जो है सबसे बड़ा हलीफ है इसका अमेरिका का है उस इलाके में, पूरे खत्ते में। तो सबसे ज्यादा जो है उसकी अच्छा उसी में देख लें कि जितने भी वाकयात हुए हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो गाजा पे जो कार्रवाई है फौजी जेनोसाइड वॉर है, उसमें तो अमेरिका की एक्टिव सपोर्ट हासिल रही है। उसी तरह लेबनान पे जब हमला कर रहा था इसराइल तो उसमें भी अमेरिका की पूरी हिमायत के साथ किया था। और जितनी भी कार्रवाई ईरान पे वाकया हुआ था उसमें भी अमेरिका की एक लिहाज से एक सपोर्ट थी। तो ये असल पसंद अंदर ये थी कि अरब मुल्कों में सऊदी अरेबिया को खास तौर पे ये था कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो दिफाई मुआहिदा है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक ये बड़ी जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त है। इसे दुनिया भर के लिए गेम चेंजर और ख़ास तौर पे इंडिया के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मिडल ईस्ट में इजराइल और कतर के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत होने के बावजूद अरब ममालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दूसरे के साथ दिफाई मुआहिदा ना सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकता है बल्कि ये भारत की उस पॉलिसी को भी चैलेंज कर रहा है जिसके ज़रिए वो खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में था। ये जानना बड़ा अहम होगा कि इस मुआहिदे में ऐसा क्या है जो इसे माजी के फौजी और सिक्योरिटी ताउन से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान फौजी तरबियती ताउन और हथियारों की लेन देन का जो सिलसिला है ये दहाइयों से जारी है। तो क्या इस मुआहिदे का सीधा और सादा मतलब ये कह सकते हैं कि अब किसी भी नई जंग में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ही सफ में खड़े होंगे? जैसे मुआहिदे में कहा गया कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों के खिलाफ ही तस्वुर की जाएगी। नए सिक्योरिटी पैकेज या एग्रीमेंट को लेकर ये कह सकते हैं कि ये बहस भी छिड़ चुकी है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो क्या वो सऊदी अरब को जौहरी तहफ़्फ़ुज़ की छतरी भी फराहम करेगा ताकि इसराइल या और कोई भी मुल्क सऊदिया पर हमला करने का ना सोच सके? इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त अमेरिका के सऊदी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं, मगर फिर भी ये सवाल बहुत ही अहम है कि क्या अमेरिका इस मुआहिदे को खुशदिली के साथ कबूल करेगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी हमेशा से यही रही कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन पर इसका कंट्रोल कायम रहे। तो क्या ये मुआहिदा तल अबीब और नई दिल्ली जैसे के साथ साथ वाशिंगटन के लिए भी एक दर्द-ए-सर बन सकता है? हालिया जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कामयाबी आगे जाकर पाकिस्तान के लिए कौन कौन से नए चैलेंजेस को जन्म दे सकती है, इसी पर बात करेंगे। मैं तारुफ करा देती हूँ, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के साथ ये जो एक स्ट्रेटेजिक एक हमारा एग्रीमेंट हुआ है सऊदिया के साथ, कितनी बड़ी कामयाबी आइंदा मुस्तकबिल के तौर पे आप ये देखती हैं पाकिस्तान के लिए खास तौर पर? देखिए, ये बात तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान की अस्करी कैपेबिलिटी है उसके हवाले से पहले भी ये अंडरस्टैंडिंग थी ग्लोबल लेवल पे कि वो बहुत फाल और बहुत समझिए नेक्स्ट लेवल की है। लेकिन ये जाहिर है कि जो मई में हमने 100 घंटे की जंग लड़ी उसके बाद जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका लोहा और भी माना गया। सऊदी अरब के साथ तो हमारी डिफेंस अलायंस रही है और दहाइयों से रही है, लेकिन आपने वजह फरमाया कि ये बहुत बड़ी अपग्रेडेशन है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है और जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है अरब वर्ल्ड का उसका अब
पाकिस्तान एक करीबी हिस्सा है और ये बात अब सुनने में आ रही है कि मजीद मुल्क गल्फ स्टेट भी इसका हिस्सा बनेंगी टू अ पॉइंट कि इसे अब इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है, बिल्कुल इंडिया की तरफ से। और आपने बिल्कुल वजह कहा कि इंडिया में इस मामले से खासी एंग्जाइटी है, क्योंकि एज इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और 1 मई की जंग की वजह से पाकिस्तान जो था वो बहुत मजबूत हो जाता था चाइनीज सपोर्ट की वजह से। वो कहता था हम एक मुल्क से नहीं 2 मुल्कों से लड़ रहे हैं। तो अगर इंडिया अब कोई एडवेंचरिज्म करता है तो फिर तो समझिए कि वो 3 मुल्क है, क्योंकि ये म्यूचुअल है। तो सबसे अहम लफ्ज है इस स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट का, वो म्यूचुअल है। यानी पाकिस्तान की मदद को सऊदी अरब आएगा और सऊदी अरब की मदद को पाकिस्तान जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है न्यूक्लियर पाकिस्तान पर, और मेरा ख्याल है कि ये जान करके की जा रही है, क्योंकि वो पूरा फोकस इस डिफेंस कन्वर्जेंस का इस बात की तरफ रुजू करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इंडिया स्पेसिफिक है और डिफेंसिव इन नेचर है। तो अनलेस कोई इस ठीक है की शरारत दूसरी साइड फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे हम भी और जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, हम इसे तस्वुर भी करते हैं और इसे एक महफूज मुस्तकबिल के तौर पे भी देखते हैं। लेकिन एक सवाल भी उठ रहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, या मैं कहूँ कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो कुछ है, हमारी सलाहियतों की अभी अगर बात करें तो ये इस मुआहदे के तहत ये यकीनी तौर पे दस्तयाब होंगी। क्या हम इसे एक एग्रीमेंट के तौर पे देख लें, या फिर आपकी मुदब्बिराना राय के अंदर हम इसे एक ट्रीटी भी कह सकते हैं? आपकी राय इस पे क्या है? मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लार्जली जो फैक्ट हुआ है उसके जो खदोखाल है वो अपनी जगह रहेंगे, और वो खदोखाल ये है कि ये डेटरेंस के लिए है। ना तो पाकिस्तान इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन चाहता है और ना ही सऊदी अरब इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन चाहता है। इजराइल ने जो कुछ किया दोहा में और जो वो नक्शे खोल रहा है, तो सऊदी अरब ने अभी शुरुआत की है इसकी, कि जो अपना सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रक्ट है उसको डाइवर्सिफाई किया है, और सिर्फ अमेरिका पर जो उनकी इन्हिसार था वहाँ उन्हें थोड़ा सा सेटबैक मिला है, लिहाजा वो अब इसको एक समझिए एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। इसमें न्यूक्लियर डायमेंशन आती है या नहीं आती? मेरा ख्याल है कि नहीं आती। इट इज लार्जली कन्वेंशनल, क्योंकि मिडल ईस्टर्न वॉर्स अभी तक कन्वेंशनल वेपन से ही लड़ी गई हैं, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन जो इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी है वो उसके कन्वेंशनल फ्रंट से, एयर फ्रंट से उठानी पड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बाय स्ट्रैटेजी न्यूक्लियर डायमेंशन को इसमें नहीं लाना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर्स की बात करना इसके लिए बहुत मेच्योरिटी की जरूरत होती है। ये खिलवाड़ नहीं है, इससे पूरे प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है। तो ये डेटरेंस है, कन्वेंशनल फ्रंट पर है लार्जली, और सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला को वाइडन किया है। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बढ़ना है। इसमें बहुत चीज़ें, इसमें एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज है, ट्रेनिंग है। सऊदी अरब के पास बहुत अच्छा आर्सेनल है, हमारे पर्सनल हैं जो, या हमारी एक्सपर्टीज है जो ट्रेनिंग या डायरेक्ट इस्तेमाल हो सकती है। तो आई थिंक ये लिटरली वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, और ये इंडियन प्रोपेगेंडा है जो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेटस को इससे जोड़ रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सर्चलाइट आए और अननेसेसरीली वो हाईलाइट हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर हम सिफारती लिहाज से देखें या एक इंटरनेशनल कैनवस की मैं बात करूं तो बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये बहुत ही एक तारीख़ी, मैं कहूँगी, एक एग्रीमेंट हो जाना, फिर उसके बाद हमारे सामने एक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है जो उन्होंने हालिया दिनों में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ की है। उसमें उन्होंने कहा कि जी अमरीका जो अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयर बेस है उसको वापस लेने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका और इजराइल का बड़ा करीबी ताल्लुक है और पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक का आपस में बड़ा गहरा और बरादराना ताल्लुक है। अगर वापस अमेरिका बगराम एयरबेस की तरफ जाता है तो क्या पाकिस्तान के लिए ये बाइसे तशवीश है? हमें भी अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट करना पड़ेगा, या आपके नज़दीक एक नॉर्मल चीज़ होगी जो अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान होगी, पाकिस्तान का इसमें कोई अमल दखल ना होगा, ना ही इनके लिए हो सकता है? मैं आपसे गुजारिश करूं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है हम कब्जा नहीं कर रहे, तालिबान को हमसे कुछ चाहिए तो हम उनसे वो बेस मांग लेंगे। ये उसी तरह बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार है जो ट्रंप साहब करते रहते हैं। उन्होंने कनाडा के हवाले से भी यही बात कही थी, अब उसका कोई जिक्र नहीं है। लार्जली देखिए, अफगानिस्तान बहुत स्ट्रैटेजिक स्पेस है। वो बैकयार्ड है चाइना का, वो बैकयार्ड है रशिया का, वो बैकयार्ड है ईरान का और ऑफकोर्स पाकिस्तान का भी। लेकिन ये ट्रंप साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इसको सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि तालिबान इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपके सामने रखूंगी। ये जब हम मुआहिदा देखते हैं या इसकी कुछ शिकें हमारे सामने आती हैं तो उसमें जो एक मेजर पंच लाइन है उसमें हमें नज़र आता है कि जी ये सिर्फ मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात तक महदूद नहीं होगा, बल्कि मुआशी ताउन किया जाएगा। इसके अंदर जोग्राफी और इलाकाई सलामती शामिल होगी और अवामी रवाबत भी इसमें शामिल होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं भारत को देखती हूँ डॉक्टर साहिबा, तो सऊदी और भारत के दरमियान जो तजारत का हजम है वो 42 अरब डॉलर है। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ अंदाजन ये कहा जाता है तकरीबन सिर्फ 4 अरब डॉलर का एक हजम है तिजारत का, वो भी जुलाई अगस्त के महीने में काफ़ी कम रहा है। अब मुझे ये बताइएगा, दुनिया भर में अगर इस किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं या दुनिया के ममालिक इस तरह से करीब आते हैं इस तरह तारीख साज मुआहिदों में, तो अभी तक पाकिस्तान में भी हमने देखा कि अस्करी सतह पर फोकस हमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है। चीज़ें यहाँ तक महदूद रह जाती हैं इस तरह के मुआहिदों के अंदर, या वाकई जो इकॉनमी है उस पर भी फोकस होता है और इसके असरात भी मुरतब होते हैं? देखिए, सऊदी अरब के साथ हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात भी हैं और इस तरह की भी सूरत हाल है कि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ काम भी करते हैं। इसमें मसाइल आए हैं, उन मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और इस वक्त तो कदर बेहतर है। आपको पता है अमेरिका से इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आया है। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई वजह है कि सऊदी अरब के साथ भी ये कन्वर्जेंस जो है मजीद मजबूत ना होनी चाहिए। जो आपने इंडिया का मतलब ये रिपल इफेक्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप मजीद मजबूत हुई है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी आना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।